कहते हैं ना पैर के नीचे ज़मीन ही हिल गई थी मेरी। तो मैंने आनंद फानंद में फिर मेरे एक फ्रेंड है बॉम्बे में, डॉक्टर है, मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा भैया समय मत बर्बाद कीजिए, आप तुरंत ही उनको हॉस्पिटल लेके जाइए। तब तक मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ की कहते हैं ना कि भनक नहीं थी कि ये कितना जल्दी रिएक्ट कर देगा। पूरा सल्फस तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे ही इफेक्ट करता है, वो पूरा बर्बाद कर देता है, ख़त्म कर देता है। मेरे 15-20 मिनट तो बर्बाद ही हो गए थे एक तरीके से, आप समझ लीजिए। मैं डॉक्टर को ढूंढ रहा था यहाँ वहाँ सब करके, तो फाइनली जब वो आए उन्होंने चेक किया तो हार्डली 1-1.5 मिनट के अंदर तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि शी इज़ नॉट। वो बच सकती थी। जैसे डॉक्टर ने कहा, मैं तो समझ लीजिए कि कुर्सी रखी हुई थी पीछे, मैं तो गिर ही गया। मेरे लिए तो कहते हैं ना कि जब आप शादी करते हो तो आपका एक अंग आपकी बीवी का हो जाता है, खाली आधा अंग आपका रहता है। मेरे लिए वो आधा अंग तो चल ही गया था, पर जो बाकी का आधा अंग था वो भी मेरा नहीं था उस वक्त। और मैं रोए जा रहा था और मेरे समझ लीजिए कि ऐसी मतलब सामने मैं देख रहा था, मेरे मन में बार बार यही चीज़ें चल रही थी कि मैं खुद को भी ख़त्म कर लूँ। लेकिन फिर उसके बाद मेरे दिमाग में यही चीज़ आ रहा था कि नहीं, अगर मैंने भी ये चीज़ कर ली तो मेरा एक बेटा है, और वो फिर वो एक कहते हैं ना कि वो जिम्मेदारी बन जाएंगे मेरे माँ पापा के लिए। पुलिस वालों का आना मतलब वो नॉर्मल सा नहीं था, ठीक है, क्योंकि हम तो जानते थे कि सुसाइड किया था मेरी वाइफ ने। उन्होंने पंचनामा किया, जो कि उनका प्रोसेस होता है देखने के लिए कि बॉडी पे कोई मार्क्स तो नहीं है या कुछ वैसे कोई मारपीट के निशान तो नहीं है। तो वो पंचनामा सारी चीज़ें हुई तो पुलिस वाले कन्विंस थे, ठीक है, कि ये एक सुसाइड का ही केस है। तो जब वहाँ वो लोग देख रहे थे तो तब इनको उनमें से एक कांस्टेबल थे, उनको ये सुसाइड नोट मिला जो कि मैट्रेस के नीचे रखा हुआ था और हिंदी में लिखा हुआ था, मैं प्रीति मिश्रा अपनी मर्जी से मर रही हूँ। वो सुसाइड नोट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था क्योंकि वो एक क्रूशियल एविडेंस था जिससे कि मैं बेगुनाह साबित हो सकता था या इनिशियल डेज में मेरे बेल के लिए मेरे को रिलीफ मिल सकती थी। तो वो सुसाइड नोट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें प्रशासन के तौर पे अगर मैं कहूँ तो बहुत बहुत हद तक गलत की गई है, ठीक है, और वो जो गलत हुई भी है उसमें बहुत बड़ी जो भूमिका है वो मेरे ससुराल वालों की भी थी, क्योंकि इन्होंने कहा था पोस्टमार्टम के लिए जाना है, ठीक है, पोस्टमार्टम के लिए ना ले जाके ये लेके गए थाना। इसके बाद फिर उन्होंने मेरे सास को बुलाया और उनसे पूछा आप बताइए आपको क्या करना है, और बाद में इन्होंने कहा कि हमें केस दाखिल करना है, हम केस रजिस्टर करेंगे, एफआईआर करेंगे। मेरे को इस तरीके से लेके गए थे कि यार जैसे मैं कोई बहुत हार्डकोर क्रिमिनल हूँ। हथकड़ी लगी हुई थी, ठीक है, एक पुलिस वाला बाइक चला रहा था, एक पीछे बैठे हुए थे, वो हथकड़ी के साथ वो प्रॉपर चेन होती है ना जो बांधते हैं पुलिस वाले अपने कलाई में, तो वह उस तरीके से मेरे को लेके गए थे। मेरे को लॉकअप में डाल दिया गया, टाइम गुजरा, पूरी रात ऐसी निकल गई, बाहर क्या हो रहा है, क्या कार्रवाई की जा रही है मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो ये सोच रहा था कि हो सकता है शायद मुझे अंदर डालने के बाद, मुझे लॉकअप में करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए निकल गए हो ये लोग। क्राइम अगेंस्ट वुमेन होने की वजह से ना इसमें वारंट की ज़रूरत नहीं है पुलिस वालों को आपको अरेस्ट करने के लिए, बगैर वारंट के वो आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, कोई सवाल जवाब नहीं होंगे, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, कोई पेपर वर्क नहीं किया जाएगा। आपको उठाएंगे, 2-4-6 दिन आपको थाने में रखा जाएगा, वहाँ आपके ऊपर अगर आप सेटलमेंट कर लेते हो, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, जिसका अर्थ ये होता है कि ससुराल वाले ने डिमांड रखा कि हाँ भाई इतने पैसे चाहिए, आपने वो दे दिए तो आप बच गए। अगर आप वो चीज़ नहीं करते हो या फिर अगर आपके ससुराल वाले इस जिद पे अड़े हुए कि नहीं हमको तो भैया इसकी ज़िंदगी ही तबाह करनी है, तहस नहस करनी है, तो फिर उसके बाद सिर्फ यही चीज़ होगा कि आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपका चालान होगा, आपका मेडिकल कराया जाएगा और आपको जेल भेज दिया होगा। धाराएं मेरे पे जो लगी हुई हैं वो है 498A, 304B, 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। ये धाराएं लगी हैं मुझ पे, मेरी मम्मी पे और मेरे पिताजी पे। 304 भी बेसिकली डाउरी देता है। 304B में भी प्रोविज़न ये है कि अगर 7 साल से कम की शादी है, ठीक है, तो 304 भी लगती है, और अगर 7 इयर्स पूरे हो गए हैं, ठीक है, और फिर अगर डेथ होती है तो वो तब्दील हो जाता है, कन्वर्ट होता है 306 में, अबेटमेंट टू सुसाइड। अब मेरी शादी को ऑलमोस्ट 6 साल हो गए थे, 10 दिन बचे थे, 6 साल हो ही गए थे, तो इसलिए मेरे पे 304 भी लगाया गया। जब मजिस्ट्रेट के सामने मेरे को पेश किया गया तो उनके हाथ में था, वो करने के लिए चीज़ें कर सकते थे ना,
वो मेरे से सवाल पूछ सकते थे, जितने सवालों के जवाब मैंने इन लोगों को दिए मैं उससे ज़्यादा दे सकता था, मेरे को पूछा तो जाता। कुछ नहीं हुआ, हार्डली 1.5-2 मिनट खड़ा था मैं, मेरे से तो कोई बात भी नहीं की गई। फिर मेरे को ये पूछा गया कि मैं क्या करता हूँ, ठीक है, और मेरे को इसके अलावा मेरे से कुछ पूछा नहीं गया। वो डायरेक्ट उन्होंने साइन किया, 14 दिन के न्याय हिरासत में राहुल मिश्रा को भेज जेल भेजा जाए, ये सुन के पागल ही हो चुका था मैं कि 2 रातें वहाँ तो जैसी तैसी मतलब बिताई हैं, ठीक है, कुछ पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, घर वालों के ऊपर क्या बीत रही है। और अचानक में फिर ये सारी चीज़ें हो गई और उन्होंने मतलब एक फरमान ही दरअसल कहते हैं ना कि मतलब जारी कर दिया कि नहीं अब आप जुडिशल कस्टडी में भेज सकते हो। जेल की लाइफ एक अंधेरी बंदिश थी, डर और बेइज्जती से भरी, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि किसी को भी 1 सेकंड जेल ना जाना पड़े झूठे केस में। उन 3 सालों ने मेरा दिमाग तोड़ दिया, मेरी रूह को कुचल दिया, और बेल मिलने के बाद भी लगता है मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे साल उन काली दीवारों के पीछे छीन लिए गए। 6 महीने के बाद अगस्त में मेरे पापा सरेंडर हुए, और वो पहले इसलिए सरेंडर हुए क्योंकि उनको ये चीज़ पता थी कि उनको ज़्यादा टाइम अंदर बिताना नहीं पड़ेगा, 1 हफ्ते के अंदर ही पापा की बेल हो गई थी। 22 अक्टूबर 2019 को मेरी मम्मी जेल में हाजिर हुई है। तो मम्मी के साथ मेरा बेटा भी आया जो 3 साल का था उस वक्त। बेटे के जेल में आने का कारण ये था कि मतलब वो बाहर रहता किसके साथ, तो बेटा इसलिए वो पीरियड में मेरी मम्मी के साथ आया था। और एग्जैक्टली 2 महीने बाद 22 अक्टूबर 2019 को माता जी आई हैं मेरी जेल में, और 22 दिसंबर 2019 को मेरी मम्मी छूटी हैं। जब तक मम्मी पापा की बेल नहीं होती मेरा बेल अप्लाई नहीं किया जा सकता था, क्योंकि मैं नेगेटिव था। कौन बेटा होगा ऐसा जो अपने जीते जी ये चीज़ देखेगा कि उसके माँ बाप जेल आ गए। सब लोगों को कहते हुए सुना है मैंने बाहर की दुनिया में, हाँ, कि हमने कुछ नहीं किया तो हमारे साथ कुछ नहीं होगा। जेल में उल्टा कहा जाता है, जेल में ये कहा जाता है हमने कुछ नहीं किया ना तो हमारी ही साथ सब होगा, और वो रियलिटी है। मैंने कितनों को देखा है 302 के केस में, मर्डर के केसेस में 4 महीने में, 4.5-5 महीने में छूट जाते हैं, और 304 भी में 3 साल, फिर भी एक बहुत लंबा ड्यूरेशन था। यहीं पे अगर मान लीजिए कि कोई मर्द मरता, या मान लो मैं मरता, मेरे घर वाले जाते कि हमको केस रजिस्टर करना है, कोई नहीं सुनवाई होती। और ये हकीकत है, ये रियलिटी है इंडियन जुडिशल सिस्टम की, कि मर्दों की सुनवाई कहीं नहीं होती है। ये मैं बहुत बहुत बेहतर तरीके से समझ चुका हूँ, और मेरा ये आप लोग के माध्यम से भी मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरा ये करने का सिर्फ और सिर्फ ये एक उद्देश्य ये है कि मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। ये तो पहुँचाना ही चाहता हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ, ठीक है, कि मैं हर घर ठोक बजा के लोगों को बुला के कह तो नहीं सकता हूँ कि यार इस तरीके से चीज़ें हुई थी और मैं बेगुनाह हूँ। वो तो पॉसिबल नहीं है। मेरे को नहीं पता कि मैं और कितने दिन का मेहमान हूँ, मैं आने वाले महीनों में बाहर रहूँगा या आने वाले महीनों में अंदर रहूँगा, मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे केस में आजीवन तक का प्रावधान है जो कि 16 साल है। 16 साल में से 3 साल मैंने काटे हैं, फिर 13 साल बहुत लंबा ड्यूरेशन है। और पुलिस वालों को, अथॉरिटीज़ को ये चीज़ कहना चाहूँगा कि यार किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के पहले ना, उसके परिवार की ज़िंदगी बर्बाद करने के पहले, मेरे केस में ऐसा हुआ था कि उनको पता था कि मैं सही हूँ, लेकिन फिर भी दबाव के कारण मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और मैं आज तक उन्हीं चीज़ों के लिए लड़ भी रहा हूँ। याद तो रोज़ आती है और वो हमेशा आती भी रहेगी, वो है, हमेशा है मेरे साथ, और वो हमेशा रहेगी भी मेरे साथ, चाहे जहाँ भी हो। मालिक से मैं यही हमेशा प्रार्थना करूँगा कि जैसे इस ज़िंदगी में मेरे को उन्होंने दिया था ना, मेरी तो औकात भी नहीं थी कि मेरे को उसके तक बीवी मिल जाए, उसकी तरह बीवी मिल जाए। मैं तो यही मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि जो परिवार मेरे को मिला है, मेरे भाई भाभी, मेरे माँ बाप, मेरी बीवी जैसे मिली, यही मेरे को मिले। अगर कुछ अच्छे कर्म किए हो तो 84 लाख योनियों के बाद जब वापस मनुष्य का जीवन मिले, तो अगर देना हो तो इसी को दे दो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अधूरी रह गई हैं जो उसके साथ बिताने की मैंने सोची थी, वो मैं बिताना चाहता हूँ।